Hello everyone and welcome all. Hi, I'm Sambhashni Gore from Chandola Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss chapter 5 of GT Kent, that is discrimination as to maintaining external causes and surgical cases. So before understanding these terms, let us understand what does the aphorism number 5 states. Aphorism number 5 of The Organon of Medicine by Samuel Hahnemann states, the material organism without the vital force is capable of no sensation, no function, no self-preservation. It derives all sensation and performs all function and all preservation, all self-preservation by means of the immaterial vital force, which animates the material organism in health and in disease. तो देखो इन सारे टर्म्स को पहले समझते हैं, तभी हमें क्या है ये पूरे चैप्टर का जो है सिनॉप्सिस जो समरी है वो हम समझ पाएंगे और इन चैप्टर को हम आगे पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन क्या करना है, हमको किस चीज़ में हमें भेद करना है, हमें किस चीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए, किस में मेंटेनिंग एक्सटर्नल कॉजेस और सर्जिकल केसेस। अब जहाँ हमें सर्जरी की ज़रूरत होगी वहाँ हमें सर्जरी परफॉर्म करनी होगी, जहाँ पे उसके मेंटेनिंग एक्सटर्नल कॉजेस मतलब जो भी मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ है वो करना है, या कहाँ पे हमको मेडिकेशन करना है, या कहाँ पे हमको एक्सटर्नली एप्लीकेशन करना है। तो जब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता है तब तक हम क्या है, हम उस पेशेंट को सही से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। तो हमें इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब हमें होम्योपैथिकली पेशेंट को ट्रीट करना है और कब हमें सर्जिकल एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे aphorism नंबर 5 का मतलब। Here are some key points of aphorism number 5. Let's discuss now. Vital force. Hahnemann introduces the concept of vital force, an immaterial spiritual energy that animates the material organism. तो देखो हमारे हैनीमन सर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वाइटल फोर्स का, जो कि इमटेरियल है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो इमटेरियल है। उसके अंदर कोई बॉडी मास या कुछ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, वो इमटेरियल है। स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल है। ठीक है, वो एक एनर्जी का फॉर्म है दैट एनिमेट्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म। और वो क्या करती है, हमारी जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म मतलब हमारी जो बॉडी है, जो मटेरियलिस्टिक है, जो सेल और ऑर्गन्स की बनी हुई है, उसको ये चलाने का काम करती है। कौन? हमारी वाइटल फोर्स। तो अगर इसको वाइटल फोर्स को डिटेल में जानना है आपको, तो मेरा जो एच ए रॉबर्ट का फर्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर जाके देखें, तब आपको मियाज़मा और वाइटल फोर्स समझ में आएगा और आपको आगे के लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल ऑर्गेनिजम्स। द मटेरियल ऑर्गेनिज्म रेफर टू द फिजिकल बॉडी विच इज इनकेपेबल ऑफ सेंसेशन, फंक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन विदाउट द वाइटल फोर्स। तो देखो हमारी जो मटेरियल बॉडी है वो अपने आप को प्रिजर्व भी नहीं कर सकती, अपने आप का संरक्षण भी नहीं कर सकती, खुद को बचाए नहीं रख सकती, जीवित नहीं रह सकती, कोई सेंसेशन कोई फंक्शन कुछ भी नहीं कर सकती हमारी बॉडी। क्यों? क्योंकि उसमें वाइटल फोर्स नहीं है, और जब तक वाइटल फोर्स नहीं है ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और वाइटल फोर्स ही है हमारी जो पूरी मटेरियल बॉडी को वर्क करवाती है। उसमें सेंसेशन, क्या एक डेड बॉडी में कभी सेंसेशन होता है? नहीं। कोई फंक्शन होता है? नहीं। क्या वो डेड बॉडी को आप सड़ने से या आगे डिकम्पोज होने से रोक सकते हो? नहीं, क्योंकि वो सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब वाइटल फोर्स नहीं है। नाउ role of vital force. The vital force is responsible for all sensation, function and self preservation in the material organism both in health and disease. तो देखो हमारी जो vital force है उसका क्या रोल होता है, उसका रोल डिजीज में भी होता है, उसका रोल हेल्दी कंडीशन में भी होता है। हेल्दी कंडीशन में हमारी वाइटल फोर्स जो है वो बॉडी को एक हेल्दी स्टेट पे रखती है, जो पूरे के पूरे फंक्शन है हमारे हारमोनियस होते हैं, एक टोन होती है उसकी, और उसी तरह से हमारी बॉडी पूरी फंक्शन करती है। बट डिजीज कंडीशन में क्या होता है, हमारी वाइटल फोर्स में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई अरेंजमेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारी वाइटल फोर्स जो है वो डिजीज, हेल्थ और क्योर सब में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस। होम्योपैथी व्यूज द ह्यूमन बीइंग एज अ होलिस्टिक एंटिटी। तो देखो हम होम्योपैथ क्या है, हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को, एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से देखते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ। मतलब हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को होल ऑर्गेनिज्म के तरह ही देखते हैं, उसके मेंटल सिम्टम, उसके फिजिकल सिम्टम, उसके जो भी है उसको कभी अलग नहीं करते। हम कंप्लीट सिम्टम लेते हैं, हम पूरी की पूरी टोटलिटी लेते हैं, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल सारी चीज़ें को हम एक साथ कंबाइन करके ही पढ़ते हैं। कंप्राइजिंग बोथ मटेरियल एंड इमटेरियल एस्पेक्ट्स। तो हम उसके मटेरियल एस्पेक्ट, उसकी जो बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, इमटेरियल जो इसकी स्पिरिचुअलिटी है, मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल वाइटल एनर्जी है, हम उसको भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, द वाइटल फोर्स इज सीन एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल बॉडीली फंक्शन एंड प्रोसेसेस। तो देखो हमारी वाइटल फोर्स क्या है, उसको एक ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। मतलब वो हमारी गाड़ी, हमारी जो गाड़ी है, हमारी गाड़ी कौन है, हमारी बॉडी है, उसको चलाने वाली कौन है, हमारी उसकी ड्राइवर कौन है, हमारी जो वाइटल
फोर्स है, तो उसको चलाने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स, जो कि हमारे सारे बॉडी फंक्शन को चला रही है, सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है, हमारी वाइटल फोर्स। डिजीज इज व्यूड एज अ डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स रेदर देन जस्ट अ फिजिकल फिनोमिना। तो देखो हम डिजीज को क्या मानते हैं कि वाइटल फोर्स में कोई डिस्टर्बेंस होता है तभी वो डिजीज फॉर्म होती है, और ये भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया अपने पिछले वीडियो में भी। तो डिजीज का कॉन्सेप्ट आपको समझना हो, जानना हो, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर एच ए रॉबर्ट को जरूर देखें। आपको डिजीज का कॉन्सेप्ट, आपको हेल्थ का कॉन्सेप्ट, आपको जो क्योर का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द चैप्टर। Hahnemann's concept of vital force. Hahnemann's concept of the vital force is rooted in the idea that there is a non-material spiritual energy that animates the physical body. तो देखो हमारी जो vital force है वो कैसी है, नॉन मटेरियल है, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं बनी है। स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं होती, मतलब हम उसे टच करके सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। दैट एनिमेट्स द फिजिकल बॉडी, और ये क्या करती है, हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को एनिमेट करने का काम करती है। दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड फैसिलिटेटिंग द हीलिंग प्रोसेस। अब देखो इसका क्या मतलब है, हमारे जो बॉडी की हेल्दी कंडीशन उसको कौन मेंटेन कर रही है, हमारी वाइटल फोर्स, ठीक है। फैसिलिटेटिंग द हीलिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, अब मान लो हमें छोटा सा कट लग जाए तो क्या है कि क्या वो घाव भरेगा नहीं, नहीं, वो तो अपने आप हील हो जाता है। क्यों, हमने कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाया, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने कोई मेडिसिन भी नहीं ली, उस छोटे से कट को कौन हील कर रहा है, हमारी बॉडी। कैसे, वो वाइटल फोर्स एक हार्मोनियस कंडीशन में वर्क करवा रही है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से जो है वो हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि जब हीलिंग होती है तो वो कैसी होती है, इनवर्ट टू आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। डिजीज कैसे होगी, इनवर्ट टू आउटवर्ड में होगी। वाइटल फोर्स में जो डीअरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, इंटरनली होता है। तो उसी तरह से हमारी हीलिंग भी कैसे होती है, इंटरनली होती है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द फिजिशियन इन हेल्थ प्रिजर्वेशन। अब तो देखो हमारे जो फिजिशियन है, एक होम्योपैथ का क्या रोल होता है किसी के भी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, उसे एक हेल्थी कंडीशन में बनाए रखने के लिए। The physician is responsible for preserving health by identifying and removing factors that disrupt health, that is bad habits, toxic environments. तो देखो इसका क्या मतलब है, आगे हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल भी। Hahnemann stresses the importance of the physician's ability to discriminate, the ability to distinguish between external causes like poor living condition and internal causes like the state of the vital force. तो देखो हम होम्योपैथ क्या है, हम क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखेंगे और इंटरनल उसकी वाइटल फोर्स भी देखेंगे। मान लो किसी की वाइटल फोर्स में कोई डीअरेंजमेंट नहीं है, पर वो फिर भी अनहेल्दी, वो फिर भी बीमार है, वो फिर भी सिक है। क्यों, क्योंकि जो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या उसकी कोई ऐसी आदतें हैं जो वो बहुत बुरी है। अब कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई टबैको ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो वो क्या है, उसकी एक्सटर्नल बैड हैबिट्स है, जिसकी वजह से वो क्या है, अनहेल्दी स्टेट में जा रहा है। तो जो कोई भी अगर ऐसे हो, जो मेरा वीडियो देख रहे हो, जो ऐसी कोई गंदी आदतों से ग्रसित हो, तो अपना ज़रूर इलाज कराएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये चीज़ें अच्छी नहीं है आपके हेल्थ के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए। ये चीज़ें आपके अंदर मैनिफेस्ट कर जाएगी और आपके आने वाली जनरेशन को भी ये बर्बाद करेगी। तो इससे दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो देखो टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्या होता है, अब तो ये होगी बैड हैबिट की बात। अब टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्या होता है, तो देखो कुछ लोग जो है वो फैक्ट्रीज या ऐसी जगह के आसपास रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हवा है। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, उनके जो लंग्स होते हैं या उनको जो जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती, तो इस तरह से क्या है, वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। अब जैसे मान लो कोई आस्थमा पेशेंट है, उनको हम अगर डैम्प एरिया में रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो, पसीज आ रहा हो और बहुत ज़्यादा सिड़न हो, फंगस हो, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, उनको तकलीफ बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो है उनका एक्साइटिंग कॉज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए, हमारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए डिस्टिंग्विश करने की, मतलब फ़र्क करने की हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि हम पता कर सकें कि कब हम पेशेंट को इंटरनल कॉज को उसकी इंटरनल कॉज को ट्रीट करना है और कब हमें पेशेंट का एक्सटर्नल कॉज रिमूव करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम ऑर्गेनॉन में आगे भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें पेशेंट को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं देनी होती है, हमें क्या करना होता है, उसका एक्सटर्नल कॉज या उसके मेंटेनिंग कॉज या उसके जो एक्साइटिंग कॉज है उसे हटाना होता है। तो वो पेशेंट अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन लिविंग इन अ डैम्प हाउस में नीड टू चेंज देयर लिविंग सिचुएशन फॉर हेल्थ रीजन, बट दे ऑल्सो नीड मेडिकल ट्रीटमेंट इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग सिम्टम फ्रॉम एन इंटरनल कॉज। तो देखो मान लो कोई, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कोई आस्थमा पेशेंट है, वो डैम्प एरिया में रह रहा है, तो हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि आप अपने घर चेंज कर लो, उस जगह को बदल लो जहाँ आपको डैम्प एरिया ना हो, जहाँ अच्छी प्रॉपर सनलाइट हो, फ्रेश एयर हो, ऐसी जगह पे आप शिफ्ट हो जाइए। और उसके बाद भी अगर उसको कोई
सिम्टम आ रहे हैं या उसको कोई तकलीफ हो रही है, तब हम उसके इंटरनल कॉज को या उसकी जो वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट है हम उसको ट्रीट करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो देखो हम अब कैसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज को, ठीक है। मेंटल इशू वर्सेस फिजिकल इंजरीज, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिस्ट्रेस लाइक गिल्ट रिक्वायर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट नॉट सर्जरी। अब देखो मान लो कोई पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि या ग्लानि से गुजर रहा है, उसको कुछ रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का, या वो बहुत ज़्यादा दुखी है, एनजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो क्या हम उसकी सर्जरी करेंगे या हम उसको ड्रग्स देंगे या हम उसको डिप्रेसिव ड्रग्स देंगे या हम उसको सुला के रखेंगे? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम उसको कोई रेमेडी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके जो एक्सटर्नल, जैसे कि वो दुखी है तो हम उसको क्या करेंगे, साइकोलॉजिकली उसको काउंसलिंग करेंगे उसकी, ठीक है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने पे क्या होगा, उस पेशेंट को अपना जो इंटरनली उसके जो मेंटली कंडीशन है, जो भी वो फील कर रहा है, वो क्या होगा, उसको रिलीफ मिलेगा और वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन विद अ ब्रोकन बोन और लैसरेटेड बोन नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन नॉट होम्योपैथिक रेमेडीज। अब देखो मान लो किसी की हड्डी टूट गई हो, उस कंडीशन पे क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे उसे? नहीं, हम उसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसका तो हड्डी टूटी, उसको सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जब तक हम उसको प्लास्टर नहीं करेंगे उसकी हड्डी वापस जुड़ेगी नहीं। तो ऐसी सारी कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि कब हमें होम्योपैथिकली उसको रेमेडीज़ देनी है और कब हमें उसे सर्जरी के लिए आगे सजेस्ट करना है। The physician must know when to treat medical condition internally using homeopathic remedies and when to refer for external intervention like surgeries। तो देखो हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कि कब हमें होम्योपैथिकली दवा देनी है और कब हमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन मतलब कब हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है। एग्जाम्पल है ब्रोकन लेग नीड्स अ सर्जन not a homeopathic remedy, whereas persistent headache from a tooth abscess requires addressing to the tooth problem rather than just a symptom relief। तो देखो कब हमें जो है एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है। मान लो किसी को हेडेक है या उसे कोई और सिम्टम आ रहे हैं या उसके टूथ में कोई एब्सेस है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस सिम्टम को रिलीव करवाने के लिए क्या करना है, हमें होम्योपैथिकली रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है। हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेंगे। जबकि अगर एक हड्डी टूटेगी किसी की तो उसको क्या करना है, हम उसको प्लास्टर करवाएंगे, उसकी सर्जरी अगर ज़रूरी होगी तो सर्जरी के लिए सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो देखो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या होता है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स लाइक बैंडेजेस और प्लास्टर शुड नॉट रिप्लेस प्रॉपर इंटरनल ट्रीटमेंट। तो देखो हम जो है सर्जरी, प्लास्टर, ये सारी चीज़ को हम नहीं रिप्लेस कर सकते, किससे, हमारे इंटरनल ट्रीटमेंट से। देखो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको हम अप्लाई करेंगे। जहाँ एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, जहाँ इंटरनल चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हम इंटरनली ही हमारी होम्योपैथिक रेमेडी से ठीक करेंगे, ठीक। उस जगह पे हम अपनी सर्जरी और ये सारी जो चीज़ें एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। Physicians should know when external cause like a splinter pressing on a nerve are responsible for the symptoms and must be physically removed rather than just treating symptom with medicine। तो देखो मान लो किसी के फांस गड़ी हुई होगी तो हमें क्या करना है, जो वो फांस है उस नर्व पे जो कंप्रेशन डाल रही है, हम क्या करेंगे, सिंपल उसकी फांस निकाल देंगे और उसका दर्द ठीक हो जाएगा। हम उसके सिम्टम के लिए हम उसको दवा नहीं दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और इसको क्या करना है, हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है और कोई भी मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करनी है। जहाँ पे एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे हमें एक्सटर्नली उसको ट्रीट करना है। Discriminating in a case of chronic and acute disease, acute disease can be divided into two types। तो देखो acute और chronic दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक्यूट के भी दो टाइप होते हैं, एक मियाजमेटिक डिजीज और दूसरी होती है मिमिकिंग सिकनेस। अब जानते हैं कि मियाजमेटिक डिजीज क्या होती है। सच एज मिजल्स और स्मॉल पॉक्स विच आर ट्रू डिजीज विद ए स्पेसिफिक कोर्स एंड टाइमलाइन। तो देखो एक्यूट क्या होती है, वो जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बॉडी में आती है और अपने सिम्टम्स दिखा के हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होती है हमारी, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, ये ट्रू डिजीज़ है, इनकी होने की कोई वजह है, ठीक है। नेक्स्ट है मिमिकिंग सिकनेस कॉज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक बैड लिविंग कंडीशंस। तो देखो मिमिकिंग मतलब कॉपी बनाना, ठीक है। मिमिक्री करना मतलब किसी की कॉपी करना, ठीक। तो कॉपी करना क्या होता है, वो एक्चुअली तो कोई खुद में डिजीज़ है नहीं बट वैसा शो कर रही है अपने आप को कि कोई वो बहुत बड़ी डिजीज़ है या कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम है, बट नहीं, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक बैड लिविंग कंडीशन में रह रहा है। वो जो पेशेंट है उसकी जो सैनिटाइजेशन है, पुअर सैनिटाइजेशन में रह रहा है या बहुत डैम्प एरिया में रह रहा है या बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है। तो इन वजह से क्या होता है,
हम उसको मिमिकिंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक। अब क्रॉनिक डिजीज क्या होती है? क्रॉनिक डिजीज ऑफन स्टेम फ्रॉम क्रॉनिक मियाज्म लाइक सोरोसिफिलिस और साइकोसिस। तो देखो वो क्यों हो रही है, जो उसका कॉज है क्रॉनिक, मतलब जो बहुत लंबे समय से बॉडी में ऑलरेडी बनी हुई है, उसको हम क्रॉनिक बोलेंगे। और क्रॉनिक मियाज्म क्या होता है? तो मियाज्म मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कई बार। मियाज्म ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में पहले से ही कॉज बनी हुई है, ठीक है, मतलब जो वजह है, जो डिजीज़ है, उसको हम मियाज्म बोलते हैं, ठीक है। और मियाज्म जो है हमारी बॉडी में बाय बर्थ भी होता है कभी कभी, और जो है हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही क्या है, मेन कॉज होता है डिजीज़ के होने का, विच नीड टू बी अंडरस्टूड एज द रूट कॉज ऑफ डिजीज़। और इसको हमें क्या मानना चाहिए, ये रूट कॉज है किसी भी डिजीज़ का। प्रिडिस्पोजिंग इंडिविजुअल्स टू बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस, और इसकी वजह से एक्यूट कंडीशन भी आती है क्रॉनिक इलनेस में, और इसकी वजह से क्रॉनिक इलनेस भी बनी हुई रहती है। एग्जाम्पल, अ पर्सन लिविंग इन अ पुअर कंडीशन में एक्सपीरियंस सिम्टम लाइक हेडेक्स और फैटिग ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दैट इज एक्सटर्नल कॉज. But these might evolve into chronic condition if the internal miasms such as SORA are not addressed. तो देखो, जब तक हम उसके एक्सटर्नल कॉज को नहीं जानेंगे कि मान लो वो पेशेंट क्यों बीमार हो रहा है, उसको हेडेक क्यों हो रहा है, उसको थकान, उसको सुस्ती, हाथ पैर बॉडी पेन, दर्द, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे उसके लिए जो मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, उससे वो तकलीफ दे रहा है। तो क्या करना है, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप ऐसी जगह से हट जाओ, उसके एक्सटर्नल कॉज को रिमूव करेंगे, वो पेशेंट वापस हेल्दी कंडीशन में आ जाएगा। बट अगर उसके अंदर कोई क्रॉनिक कंडीशन प्रेजेंट है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ठीक है, इंटरनली वो सिक है, उसके अंदर कोई मियास्म प्रेजेंट है जैसे कि सोरा, तो जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, हम उस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। Next, the concept of chronic miasm. Chronic miasm examples SORA are internal cause that predispose individual to acute diseases and chronic condition. Without chronic miasm, there would be no susceptibility to acute disease. तो देखो, हमारी बॉडी में जब तक कोई एक मियास्म प्रेजेंट नहीं होता, तब तक हमारी बॉडी उस एक्यूट डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल नहीं होती। तो मान लो किसी को सोरा जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सोरा मियास्म। अब क्या होगा, जब कोई एक्सटर्नली पैथोजन उसके कांटेक्ट में आएगा, तो फट से उसको सोरा से रिलेटेड जो डिजीज़ होगी वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए ससेप्टेबल है, मतलब उसके लिए वो रिएक्टिव है, उसकी जो बॉडी है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिएक्टिव है। तो क्या होगा, उसको फट से वो एक्यूट डिजीज़ हो जाएगी। सोरा अकॉर्डिंग टू हैनीमैन इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ मैनी डिजीज, स्पेशली क्रॉनिक वंस. It represents a state of internal disorder making the body vulnerable to external influences. और ये क्या बनाती है, हमारी बॉडी को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए वल्नरेबल बनाती है, मतलब जल्दी इन्फेक्ट होते हैं हम उन चीज़ों के लिए जो कि सोरा मियाज्म से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है। और सोरा क्या है हमारा, हैनीमन सर के अकॉर्डिंग हमारा फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, जैसे फंडामेंटल राइट होती है ना, मूल मूल जो हमारा अधिकार है, वो वैसे ही हमारी क्या है, ये मूल वजह है किसके, एक डिजीज़ के होने की। बहुत सारी डिजीज़ है जिनकी वजह क्या होती है, सोरा। Current medical science often fails to understand SORA and confuses it with the superficial condition like itching or skin disease. But for Hahnemann, it represents a deeper internal disorder of the body. देखो क्या है कि बहुत सारे आजकल की जो मेडिकल साइंस है उनके अकॉर्डिंग क्या है, सोरा वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं जो सुपरफिशियल कंडीशन है। कौन सी? अब देखो, सोरा में हमको जनरली देखने मिलता है इचिंग, स्किन डिजीज, बर्निंग, इरप्शंस, तो उनसे क्या करते हैं, वो सोरा को कंफ्यूज कर लेते हैं। जबकि सोरा क्या है, एक बहुत ही अंदरूनी इंटरनल डिसऑर्डर है बॉडी का, ठीक। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज बीन लिविंग इन an unhealthy life prone to stress, poor diet and bad habits, they are in a state of SORA which make them more susceptible to disease like tuberculosis, that is hepatitis. तो देखो, ऐसी मान लो कोई पेशेंट है जो बहुत ही पुअर सैनिटाइजेशन में हो, जो बहुत पुअर डाइट लेता है, जिसकी बुरी आदतें हो, तो ये क्या है, उसका एक स्टेट ऑफ सोरा कॉज कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो सोरा मियाज्म है वो प्रेजेंट है। अब क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट, understanding the fundamental cause of disease. Disease such as tuberculosis are often misattributed to external cause like bacteria. Hahnemann emphasizes that the true cause of disease lies in the chronic miasm, not in the bacteria. तो देखो, हम मानते हैं कि जो हैनीमन सर हमारे वो क्या बताते हैं कि जो ट्रू कॉज ऑफ डिजीज़ है वो कहाँ है, उस क्रॉनिक मियाज्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। वो पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया तो बाद में आया ना, वो तो सिर्फ एक एक्सटर्नल कॉज है। जबकि हमारा जो सोरा मियाज्म है, जो क्रॉनिक मियाज्म है, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल जो हमारा मेन कॉज है डिजीज का, वो क्या है, हमारा सोरा मियाज्म। बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकुलर बैसिलाई आर सेकेंडरी टू द इंटरनल डिसऑर्डर ऑफ द क्रॉनिक मियाज्म व्हिच क्रिएट ससेप्टिबिलिटी टू दिस बैक्टीरिया। अब देखो, मैंने आपको बताया, ऐसे समझो सोरा जो है एक तालाब है,
मछली को मौका मिला तो वो तो छलांग मारेगी ना। अब वो मछली कौन थी, हमारा ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया था, दैट इज माइकोबैक्टीरियम। तो वो क्या था, एक एक्सटर्नल फैक्टर था। मछली तो बाद में आई, तालाब तो पहले ही से प्रेजेंट था ना। तो देखो ये जो होता है वो सोरा, क्रॉनिक मियाज्मा, ये सारी यही चीज़ें, वो आपकी बॉडी की स्टेट है जो ऑलरेडी वो फेवरेबल कंडीशन बना चुकी है किसके लिए, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के आने के लिए वो ससेप्टेबल हो चुकी है आपकी बॉडी उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉनिक मियाज्म। ट्रीटिंग द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरिया विदाउट एड्रेसिंग द अंडरलाइंग क्रॉनिक मियाज्म डज नॉट क्योर द डिजीज एज द ससेप्टेबिलिटी रिमेन्स। तो जब तक हम उसके तालाब का जो है उसको हम गड्ढा बनेंगे नहीं, तब तक हम क्या करेंगे, उसकी ससेप्टेबिलिटी वैसी की वैसी ही रहेगी और वो बार बार बीमार पड़ता रहेगा। हम उस बैक्टीरिया को तो चलो उस बार उस मछली को निकाल दिए, पर क्या गारंटी के बाद में बाकी मछलियाँ उसमें छलांग ना मारे। तो हमें क्या करना है, उस तालाब के गड्ढे को भरना है, हमें उसे इंटरनली हील करना है। हम उस मछली को नहीं रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे उस तालाब को हील करेंगे, जिससे कि उसकी ससेप्टेबिलिटी उस चीज़ के लिए ख़त्म हो जाए और वो पेशेंट हेल्दी कंडीशन में वापस आ जाए, उसके अंदर कोई मतलब क्रॉनिक मियाज्मा ना बचे। तो एग्जाम्पल, person with a tuberculosis might show symptoms due to tubercular bacilli, but the real issue is the chronic miasma like sora that makes them susceptible to infection। और देखो ये जो chronic miasma सोरा है, जब तक हम इसको नहीं रिमूव करेंगे जो कि सही रियल इशू है, तब तक हम उसको ससेप्टेबिलिटी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। मिसकॉन्सेप्शंस इन मॉडर्न साइंस। तो देखो हमारी मॉडर्न साइंस जो हमारे एलोपैथ है उनमें बहुत ज़्यादा ये मिसकॉन्सेप्शन है, किसको लेके, जो डिजीज़ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उन सब चीज़ों को लेके। मॉडर्न मेडिसिन ऑफन मिस्टेक्स बैक्टीरिया एंड पैथोजन एज द डायरेक्ट कॉज ऑफ द डिजीज़। देखो वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपने आप को कन्फ्यूज़ रखते हैं, उनमें एक कन्फ्यूजन है, एक मिसकॉन्सेप्शन है क्या कि जो बैक्टीरिया पैथोजन है वो ही असली वजह है किसकी, डिजीज़ की। जबकि असली वजह क्या है, हमारा जो मियाज्म है, जो कि हमारा तालाब था, वो ही असली वजह है जिसमें जो है बाद में वो मछलियाँ छलांग मार रही हैं। लीडिंग टू इनकरेक्ट ट्रीटमेंट्स, एग्जाम्पल फोकसिंग ऑन बैक्टीरिया रेदर देन अंडरलाइंग डिसऑर्डर स्टेट ऑफ द पेशेंट। और ये क्या करते हैं, वो उस बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, तो वो इस तरह से उसको क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, बट उसका जो कॉज है, जो वो सोरा मियाज्म था, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। Hahnemann's approach focuses on understanding disease as a result of internal imbalances, and homeopathy aims to address this imbalance rather than just fighting external symptoms. Example, the bacteria found in tubercular mass are secondary. The real issue is the disordered internal state SORA, which predispose the body to the infection। तो देखो हमारा जो सोरा है वो क्या है, वो ही असली वजह है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, एक प्रीडिस्पोज कंडीशन बन रही है जो कि हमारे इन्फेक्शन को कॉज होने में मदद कर रही है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है उनको फूलने फलने के लिए वो जगह कौन दे रहा है, हमारा जो सोरा मियाज्म था। डिजीज नेम एंड देयर मिसलीडिंग नेचर। तो डिजीज़ का नाम क्या है, जो हमारे एलोपैथ है वो डिजीज़ को नामकरण करते हैं, ठीक है। और क्या है उनके जो नेचर है उसके लिए वो मिसलीडिंग नेचर को हम जानेंगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन Traditional medical classification often focus on external symptoms, example liver, kidney और heart disease, rather than understanding the internal cause। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिकल जो लोग हैं, मतलब जैसे कि हमारे एलोपैथ्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक ऑर्गन पे फोकस हो जाते हैं। मान लो किडनी, लीवर या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई सिम्टम्स है, कोई डिजीज़ है, तो वो उसको फोकस करके उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो एक्सटर्नल सिम्टम है वो उसको ट्रीट करेंगे। वो नहीं समझते या नहीं जानते उसके क्या इंटरनल कॉज को, जो उसका मियाज में प्रेजेंट है या जो उसकी वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट है, वो उसे नहीं समझ पाते। Homeopathic medicine looks beyond the superficial and aims to treat the root cause of disease, including the internal miasm that affects the body's constitution। तो देखो हमें क्या करना है, हमें उस सुपरफिशियल चीज़ों के बियॉन्ड जाके क्या करना है, उस रूट कॉज ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करना है जो कि इंटरनल मियाज्म है और वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, हमें उसे ठीक करना है। Example, consumption tuberculosis is often seen as a lung disease, but homeopathy views it as a symptom of underlying constitutional imbalance due to SORA। तो देखो हम होम्योपैथी क्या मानते हैं, वो एक सिम्टम मात्र है या एक एक्सटर्नल फैक्टर मात्र है जो कि हमारी बॉडी में सिम्टम के फॉर्म में शो हो रहा है, एक डिजीज कंडीशन बना रहा है, जबकि असली जो इम्बैलेंस है वो कहाँ है, इंटरनली है। किसकी वजह से है, हमारी जो सोरा मियाज्म है उसकी वजह से है, ठीक। द नीड फॉर ऑर्डर एंड लॉ इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो देखो कितना ज़रूरी है लॉ और ऑर्डर एक मेडिकल प्रैक्टिस में। ऑर्डर इज एसेंशियल इन बोथ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी एंड अप्लाइंग ट्रीटमेंट्स। हैनीमैन एडवोकेट्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग डिजीज फ्रॉम इट्स इंटरनल कॉज मियाज्म टू इट्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस सिम्टम्स।
Homeopathy offers a way to restore balance and order in the body by addressing the fundamental cause of disease. तो देखो अब क्या करेंगे, हमें क्या है उसके इंटरनल कॉज को जानना है, हमें उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो सिम्टम है हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरनली ट्रीट करना है। जब उसके अंदर कोई क्रॉनिक मियाज में प्रेजेंट है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मियाज को ट्रीट करना है। कैसे, हम उसको एंटी मियाजमेटिक रेमेडीज़ देंगे, हम उसको जैसे अगर सोरा मियाज में तो एंटी सोरिक मेडिसिन देंगे, और इस तरह से उसकी बॉडी में जो भी वजह है हम उसके कॉज ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। A person who lives an ordered life with healthy habits, a balanced mind, and proper care will less susceptible to disease, whereas disordered lifestyle leads to greater vulnerability. मतलब जो लोग देखना बहुत पुअर लाइफस्टाइल जीते हैं उनको जल्दी ही कोई भी बीमारी हो जाती है, बजाय जिसके जो लोग बहुत हेल्दी हैबिट्स रखते हैं, जो बैलेंस माइंड रखते हैं, जो प्रॉपर केयर करते हैं अपनी। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप खुश हो, आप स्वस्थ रहोगे और अब बाकियों को खुश और स्वस्थ रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, अपने आप को खुश रखना, अपने आप का मेंटल स्टेट अच्छा रखो। देखो दुनिया में ऐसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। कभी कुछ खो के मिलता है, कभी कुछ पा के मिलता है, तो हर चीज़ का सलूशन है। कभी भी टेंशन नहीं लेना है हमें किसी भी चीज़ के लिए। हम ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। सेम कैपेबिलिटीज़ है, सेम ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सेम हमारा जो है फंक्शन हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कोई नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो हमें जो मिला है, जितना मिला है उसमें खुश रहना चाहिए और हमें उसे बेटर करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने माइंड को हेल्दी रख पाएंगे, और जब हमारा माइंड हेल्दी होगा तो हमारे ऑटोमेटिकली सारे हार्मोन, सारे एंजाइम प्रॉपर फंक्शन करेंगे और हमारी बॉडी क्या होगी, लेस ससेप्टेबल होगी किसी भी डिजीज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई मियाज में प्रेजेंट नहीं होगा, और कोई मियाज में नहीं होगा तो हम जल्दी क्या है, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जो लोग देखना बहुत दुखी रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, जो एंजाइटी पेशेंट है या जो डिप्रेशन वाले हैं, उनको बहुत जल्दी कोई भी बीमारी हो जाती है। उनको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, लंग डिजीज़, मतलब कोई भी डिजीज़ उन्हें बहुत जल्दी होती है। तो उनके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इंटरनली डिसऑर्डर है। और जब कोई इंसान इंटरनली सिक है तो वो क्या है, वो बहुत जल्दी ससेप्टेबल हो जाता है। देखो जब आप कमज़ोर होते हो तभी आपके ऊपर कोई अटैक करता है, तो आप कमज़ोर क्यों रहोगे। आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रखो। जब आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपकी वल्नरेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी सब क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर आपकी ये चीज़ें मेंटेन है तो आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी। Here are some key concepts to remember. Discrimination between internal miasmatic and external superficial cause of disease is crucial. तो देखो ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्या एक्सटर्नल और इंटरनल कॉज को। क्रॉनिक मियास्मा लाइक सोरा आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू एक्यूट डिजीज। और ये क्या हमारा फंडामेंटल कॉज है किसके, ससेप्टिबिलिटी, इसके क्या है, इसकी वजह से हमारी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है किसी भी एक्यूट डिजीज़ के लिए। होम्योपैथी सीक्स टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ डिजीज रेदर देन जस्ट एक्सटर्नल सिम्टम। और हम क्या करेंगे, उसके रूट कॉज को समझेंगे, उसके एक्सटर्नल सिम्टम पे ध्यान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, उसके होने की वजह, जो बीमारी हमें दिख रही है, जो डिजीज सिम्टम दिख रहे हैं, हम उसके होने की वजह को ठीक करेंगे। The bacteria theory is inadequate because it focuses on secondary cause rather than the underlying internal disorder. Here is conclusion of this chapter. Hahnemann's teaching in Organon aphorism number 5 emphasize the importance of discriminating between the external and internal causes of disease, understanding the role of chronic miasma as the root cause of disease susceptibility, and applying homeopathic remedies to restore internal balance. Modern medicine focus on external symptom. The bacteria is seen as incomplete and misguided in comparison. To truly heal, one must address the both internal disorder and external influences. तो देखो इस चैप्टर का हमारा एम क्या था, इसका कंक्लूजन क्या है कि हमें क्या करना है, जब किसी पेशेंट में हम इंटरनल कॉज या इंटरनल इम्बैलेंस देखेंगे तो उसको हम होम्योपैथिक रेमेडी से ट्रीट करेंगे, और जब हमें एक्सटर्नल कॉज दिखेगा तो हम उसके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को रिमूव करेंगे और उस पेशेंट को ठीक करेंगे। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को ट्रूली हील कर सकते हैं, मतलब सही तरीके से हील कर सकते हैं। जब तक हम इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं जानेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम उस पेशेंट को कभी सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे और ना ही वो पेशेंट कभी भी हील हो पाएगा। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।